जैसे हमारे यहाँ सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है, दूसरे, वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं, और हर एक जहाज के लिए एक गुफा निर्धारित होती है, वो उसी गुफा में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। और फिर उसको अगर अपना पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टावर पर, कंट्रोल टावर पर वो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना है, तो नीचे से ऑर्डर मिलेगा कि करो, तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में, या ऊपर से नीचे आता है। ये सब नीचे कंट्रोल टावर से रहता, आप जरा ध्यान देना। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाईली एफिशिएंट है, कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत एफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके कंट्रोल टावर में बैठे हुए हर आदमी को मालूम, हर आदमी को मालूम कि जहाज उड़ा है और उड़कर गया है, और वो जाकर फिर देखिए आप कि एक जहाज जो टकराया, जिसका दृश्य आपने बार बार देखा है, मैंने तो एक ही बार देखा, उसने 270 पे टर्न किया है, ऐसे एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया है। इतना टर्न जो है कोई बहुत ही मशहूर या बहुत एक्सपर्ट पायलट ही ले सकता है, आतंकवादी तो सवाल ही नहीं उठता कर ले, कोई अतिरेकी उसको टर्न करा ले, प्रश्न ही नहीं उठता। वो टर्न जो है बहुत व्यवस्थित लिया गया है, और बहुत व्यवस्थित टर्न के बाद वो जा रहा था वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की तरफ, 270 टर्न लेके वो घुस गया पेंटागन में। और मैं आपको पेंटागन की बात बताऊं, पेंटागन है डिफेंस मिनिस्ट्री, वहां पर बम्स और गन्स लगे रहते हैं हमेशा, वहां पे 4 गन्स हैं चारों तरफ दिशाओं, 4 उनके मेजर वो हैं एंट्री पॉइंट, चारों तरफ गन्स हैं, और वो गन्स ऑटोमेटिक हैं, और वो गन्स की जो मार है वो 2.5 किलोमीटर ऊपर तक है। वो गन्स क्या होता है, जैसे ही कोई जहाज पेंटागन के आसपास आया वो अपने आप चालू हो जाती है और मार देती है वहीं आकाश में। तो वो गन्स क्या कर रही थी भाई, और एक नहीं, चारों एक साथ फेल हो गई। मान सकते हैं 1 फेल हो गई, 2 फेल हो गई, 3 फेल हो गई, 4 फेल हो गई। चारों गन्स अगर फेल हो गई तो फिर अंदर के जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया उनको, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी का मामला। और सबसे मजे की बात जो हैरान करती है मुझको और आप सबको, शायद आप सोचें कि भाई अगर ये अटैक हो रहा था तो टीवी वाले कैसे पहुंच गए, कहां से पहुंचे टीवी? आप ध्यान दो, पहले जहाज की रिकॉर्डिंग बराबर है और दूसरे की तो खैर है ही, तो इसका अर्थ यह है कि पहला जहाज अटैक करने जा रहा है तो टीवी वालों को मालूम था, तो कैमरा लेके तैयार बैठे थे, और दूसरा जहाज उसके 10 मिनट के बाद आया, तब तो खैर मालूम ही होगा उनको। दोनों ही रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ साफ है। अगर पहले जहाज के टकराने की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं मान लेता कि ये कुछ घोटाला है, गड़बड़, लेकिन पहले जहाज की बराबर रिकॉर्डिंग है। पहला जहाज स्ट्राइक कर रहा है वो दिख रहा है, दूसरा भी स्ट्राइक कर रहा है वो भी दिख रहा है, और तीसरा वो पेंटागन का तो खैर है ही। तो ये सब बहुत सोचे समझे गए प्लॉट के साथ हुआ है, बहुत सोच समझ के हुआ है, ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं इसको सोचा समझा गया अमेरिका का एक्सपेरिमेंट मानता हूं। अच्छा आप देखो एक और मजे की बात, जैसे ही अटैक हो गया आप जरा ढूंढो उस समय जॉर्ज बुश कहां था। वॉशिंगटन डीसी में था ही नहीं, फ्लोरिडा में था। फ्लोरिडा बहुत दूर है वहां से। क्यों था फ्लोरिडा में, क्या काम था उसको? तो कहते छुट्टी मनाने गया था। तो अभी महीने भर पहले छुट्टी मना के लौटा था, क्या हर महीने छुट्टी पे जाता? जॉर्ज बुश महीने भर पहले 21 दिवस की छुट्टी मना के लौटा, फिर महीने चला गया क्या? तो काम नहीं करता इसका माने वो हर महीने छुट्टी लेता रहता। तो कहा गया कि वो छुट्टी मनाने फ्लोरिडा गया हुआ था। अच्छा फ्लोरिडा नहीं गया हुआ था, मेरा ऐसा अनुमान है जो चूक गया वो ये कि जॉर्ज बुश की प्लानिंग या अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि व्हाइट हाउस को अटैक कराना, इसलिए उसने व्हाइट हाउस खाली कर दिया था पहले ही। जॉर्ज बुश तो छुट्टी पे गया मान लिया, लेकिन जॉर्ज बुश के सब कर्मचारी भी नहीं थे, व्हाइट हाउस खाली था क्योंकि तैयारी थी अटैक कराने की। और व्हाइट हाउस को अटैक कराने का अर्थ क्या है? अमेरिका देखिए और यूरोप, मैं आपको इनकी एक विशेषता बताता हूं।
ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटिमेसी सिद्ध करते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े बड़े प्लॉट रचते हैं, बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं। तो पर्ल हार्बर की लेजिटिमेसी सिद्ध करने के लिए जापानियों को बिठा लिया प्लेन में और खुद से अटैक किया खुद के ऊपर। तो सारी दुनिया को लगा कि जापान ने अटैक किया, तो पूरी दुनिया जापान के ऊपर तिल गई। बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई। और अब पर्ल हार्बर के बारे में अमेरिका के सब लोग मानते हैं, वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भाई हमारा ही अटैक था हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो हम तो मंदी दूर नहीं कर पाते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मंदी दूर करने के लिए पर्ल हार्बर का अटैक। और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है क्योंकि मंदी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है। अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका क्या चाहता है? दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाए। नाटो नाम का एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17-18 देश हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हों। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी। अब नाटो मिलके लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी। और मजे की बात उनकी क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पिछले 2-3 दिन में एक ही अभियान किया है, वो ये कि अपनी संसद में रातों रात $40 अरब का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए, माने हमला बोलने के लिए। और हमला बोलना कहां है? अफगानिस्तान पे बोलना है, सूडान पे बोलना है, लीबिया पे बोलना है। उनका टारगेट पहले से फिक्स है। अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे, लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे। और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते हैं या एक आध किसी और देश पे बोलेंगे। तो उनका भूमिका यह है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये वो चाहते हैं। इस्लाम एक तरफ हो जाए, इस्लामिक देश एक तरफ हो जाए, क्रिश्चियन देश एक तरफ हो जाए, दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो तो मंदी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, अभी फिर वही होगा। हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए, साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे? लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी। हो सकता है 1-8 करोड़ लोग मारे जाएं या उससे भी ज्यादा मारे जाएं। भयंकर तबाही होगी और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का। उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए। और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा, गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या होगा? क्योंकि हो चुका है कई बार। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय पहले हमला किया था। गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी, एम्बेसी ऑफिस तोड़ दिया था पूरा ऑफिस, मर गए थे उसमें कई चाइन। अमेरिका ने बाद में माफी मांगी थी। तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। कितनी ही गाइडेड मिसाइल्स हो, कंप्यूटर प्रणाली काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाके टकराती और क्या तबाही कर सकती है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वेपन्स उन्होंने लगा दिए तो तबाही तो और भयंकर होगी। क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है। वियतनाम में वॉर हुआ था, आप सबको शायद याद होगा जितने बड़ी लोग हैं। तो वियतनाम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वेपन से मारा था, लाखों लोगों को। बाद में यह भी माना था हमसे गलती हुई थी, क्योंकि निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे। तो जब भी युद्ध होता है निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमेरिका क्या कहता है? ओसामा बिन लादेन हमें चाहिए। भाई तुमको ओसामा बिन लादेन चाहिए तो ओसामा बिन लादेन लाने के रास्ते बहुत सारे हैं। युद्ध लड़ने का ही एक रास्ता थोड़ी है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ के अमेरिका ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना। अब दुश्मन को ही अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे? ऐसे ही सद्दाम हुसैन की बात चली थी, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के 50 तरीके थे, लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपनाया। सद्दाम हुसैन को जिंदा छोड़ा
ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने। तो सद्दाम हुसैन भी जिंदा रहेगा, ओसामा बिन लादेन भी जिंदा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हथियार बिकते रहे। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस समय अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनी आई हुई भयंकर मंदी को दूर करने के लिए वही खेल खेला है जो 1945 में उन्होंने खेला था। और 10 बरस के बाद हो सकता है कि वही बात फिर सामने निकल कर आए, जैसे अभी पर्ल हार्बर की बात तब सामने आ गई निकलकर कि हां, हमने अपने ही ऊपर अटैक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहता हूं जो मुझे परेशान करती। जॉर्ज बुश का चेहरा देखा है आपने पिछले 3-4 दिन में? जॉर्ज बुश जो वहां का प्रेसिडेंट है, उसका चेहरा आप देखो, कुछ लगता है आपको उसके चेहरे? कहीं से भी कुछ लगता है? किंचित मात्र एक लकीर दिखाई देती है उसके माथे पे कि कुछ गड़बड़ है? मजे में है एकदम। और इतने मजे में आदमी वही रह सकता है जो प्लॉट बनाया हो, और तो रह ही नहीं सकता। अचानक से किसी देश पर इतना बड़ा अटैक हो जाए तो हवाइयां उड़ने लगती हैं चेहरे। आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देख लो, हवाइयां उड़ रही हैं उसके। ऐसा लग रहा है परवेज मुशर्रफ को कि कहीं मेरे ही ऊपर तो हमला नहीं हो रहा। तो आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देखो, एकदम सूख गया है। मेरी कल्पना ऐसी थी कि यह चेहरा जॉर्ज बुश का भी होना चाहिए था, क्योंकि जिस देश में अचानक से हजारों लोग मर गए हों, वहां के राष्ट्रपति को तो वो होना ही बहुत कम, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी टेंशन नहीं है जॉर्ज बुश को। और सिर्फ जॉर्ज बुश ही क्यों, कॉलिन पवेल को नहीं है जो उनका रक्षा मंत्री है, किसी को नहीं है। और ये सब जो है मान कर बैठे हैं कि अभी 1-8 हफ्ते में युद्ध हमें शुरू करना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अब भूमिका एक ही बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ ले लें, तो इसमें फायदा पता है क्या होगा? नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बराबर बांटा जाएगा, नहीं तो अमेरिका के ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा। अमेरिका बहुत चालाक है। आप चाहे अमेरिका अकेले अटैक कर सकता, कोई मुश्किल थोड़ी है। अफगानिस्तान को अटैक करना अमेरिका के लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उनके टक्कर का देश नहीं है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि वो अकेले अटैक करे, वो क्या कहता है, सबको मेल जोल कर अटैक करो। तो मेल जोल से अटैक के क्या होगा कि अटैक करने का मान लो $200 अरब का खर्चा आया, तो नाटो के 18 देश हैं, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो अमेरिका का अपना खर्चा कम होगा और हथियार उनके मैक्सिमम बिकेंगे, क्योंकि हथियार नाटो में कोई नहीं बनाता सिवाय अमेरिका के। एक ही देश है जो हथियार बनाता है, अमेरिका। बाकी नाटो के जितने भी देश हैं वो उनसे लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनकी सप्लाई होगी। अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमेरिका में ही पहुंचेगा वो पैसा। नाटो के देश जितना भी खर्च करेंगे हथियार खरीदने में, वो जाएगा अमेरिकी कंपनियों के खाते में, तो पैसा तो अमेरिका में वापस ही आने वाला है। उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते। और जब उनकी वॉर इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी तो 90 इंडस्ट्रीज उनकी अपने आप जिंदा हो जाएंगी, तो रिसेशन उनका अपने आप दूर हो जाएगा। ये है सारी कहानी। और इस कहानी का एक पहलू और है। अमेरिका आज परेशान है कि दुनिया में आतंकवाद है। हम तो पिछले 15 साल से परेशान हैं। और अमेरिका आज परेशान है कि उनके 2 टावर में कुछ 1000 लोग मर गए, अब पता नहीं कितने मरे। वो कहते हैं कि इन दोनों टावर में 50,000 लोग काम करते थे, लेकिन उस दिन नहीं थे उतने लोग। और एक तो सवेरे अटैक हुआ तो पूरा भरे होने का प्रश्न ही नहीं है, वर्किंग आवर्स में नहीं अटैक हुआ है, बहुत पहले अटैक हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाशें निकाली जाए, वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, 2-2.5 हजार लोगों से ज्यादा नहीं मरे, मैक्सिमम होंगे तो 2-2.5 हजार लोग मरे, 3,000 मर गए होंगे ज्यादा। लेकिन जो 3,000 लोग मर गए हैं अमेरिका में, उसकी तुलना हम भारत से करें। हम सन 1989 से 1989 से जम्मू कश्मीर में अतिरेकियों का हमला झेल रहे हैं, और 1989 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के भारतीय लोग जो मरे हैं उनकी संख्या 25 से 30 हजार के बीच में है, जो निर्दोष हैं, जो मारे गए अतिरेकी हमले में जम्मू कश्मीर। और ये तो 25 से 30 हजार निर्दोष लोग मारे गए। अगर आर्मी ऑफिसर्स की संख्या इसमें जोड़ ली जाए तो आतंकवाद में जो आर्मी ऑफिसर्स अपने मर गए हैं उनकी संख्या भी लगभग 5 से 7 हजार के बीच में निकलेगी। इतने ऑफिसर्स मर चुके हैं, रोज मरते हैं। कभी 6 मरते हैं, कभी 10 मरते हैं, कभी 15 मरते हैं, कभी 20 मरते हैं। कोई दिन शायद बाकी जाता हो जब नहीं मरते हो। अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आया था तो इन्हीं अतिरेकियों ने 36 सिंहपुरा में एक साथ 36 लोगों का मर्डर किया था। और उस समय बिल क्लिंटन को हमारे देश की सरकार की तरफ, फिर देखिए आप
कि एक जहाज जो टकराया, जिसका दृश्य आपने बार बार देखा है, मैंने तो एक ही बार देखा, उसने 270 पे टर्न किया है। ऐसे एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया है। इतना टर्न जो है कोई बहुत ही पावर से रहता, आप जरा ध्यान देना। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाईली एफिशिएंट है, कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत एफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके कंट्रोल टावर में बैठे हुए हर आदमी को मालूम कि जहाज उड़ा है और उड़कर गया है। और वो जाकर, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम, एक सड़क पर एक कार चल रही है, दूसरे, वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं। स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं, और हर एक जहाज के लिए एक गुफा निर्धारित होती है। वो उसी गुफा में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। और फिर उसको अगर अपना पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टावर पर, कंट्रोल टावर पर वो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना है। तो नीचे से ऑर्डर मिलेगा कि करो, तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में, या ऊपर से नीचे आता है। ये सब नीचे कंट्रोल मशहूर या बहुत एक्सपर्ट पायलट ही ले सकता है। आतंकवादी तो सवाल ही नहीं उठता, कर ले कोई अतिरेकी उसको टर्न कराने प्रश्न ही नहीं उठता। वो टर्न जो है बहुत व्यवस्थित लिया गया है, और बहुत व्यवस्थित टर्न के बाद वो जा रहा था वॉशिंगटन डीसी